गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो पहले पिछले क्लास का रिवाइज करते हैं, जो भी पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, जो पिछले क्लास का था बस वही रिवाइज करेंगे, स्टार्टिंग में जाएंगे एकदम। पिछले क्लास में हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया था? सबने नोट्स खोल के बैठ लेना, नोट्स देख लेना, वहां से स्टार्ट करते हैं प्रमोटर से। ठीक है, प्रमोटर इन कॉर्पोरेशन से पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो हाँ, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या कंपनी को बाउंड है कि वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा में। ठीक है, कंपनी एक्सेप्ट कर लिया तो बाइंडिंग, नहीं एक्सेप्ट किया तो ठीक है, तो प्रोमोटर ही उसके लिए लीगली बाइंड होगा। ठीक है, प्रोमोटर्स की ड्यूटीज क्या थी? ड्यूटीज एंड रिमिशन दोनों अलग चीज थी। ड्यूटीज, दो ड्यूटीज थी। क्या ड्यूटीज थी प्रोमोटर्स की? सीक्रेट प्रॉफिट का बेस्ट एग्जांपल क्या था? क्या? ठीक है, 1 लाख रुपए रेंट था, 50,000 वो ले रहा था। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी? ड्यूटीज थी, मतलब फुल डिस्क्लोजर देना, जो भी एक्सपेंस किया उसके रिगार्डिंग फुल डिस्क्लोजर इनवॉइसेस। ठीक है, अगर मान लो उसने मान लो कि उसने सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया, तो कंपनी क्या क्या कर सकता है उसके ऊपर? 3 चीजें वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे। सू कर सकता है, रिकवर कर सकता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। ठीक है, ये तो हम लोग प्री इनकॉर्पोरेशन सारा देख लिया। अब हम सेक्शंस की सीरीज पे आते हैं। सेक्शन 3 क्या बोलता था? फॉर्मेशन कंपनी होता था, जिसमें 2 टाइप की कंपनीज होती थी। क्या क्या? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट में भी 3 पार्ट था, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। पब्लिक में भी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। सबसे इंपॉर्टेंट 3A था। 3A क्या बोलता था? मेन अमेंडमेंट था उसमें, कि हमारा कुछ भी मिनिमम क्राइटेरिया से नीचे चला गया मेंबर्स की लिस्ट, मतलब पब्लिक में 7 to 5, 6, 4 जो भी हो गया, प्राइवेट में 2 से कम चला गया, तो कितने महीने का टाइम है? कब से? जिस समय से वहां पे एग्जिस्टिंग मेंबर छोड़ा वहां से। ठीक है, कॉग्निजेंट का मीनिंग बता दिया। अब जिसमें एग्जांपल दिखा था कोमा वाला, कि बंदा अगर कोई कोमा में चला गया, अगर बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुए, उसके लिए वो लायबल होगा? नहीं होगा। तो एक चीज और होता था यहाँ पे, अगर 6 मंथ्स में वो कुछ नहीं कर पाया, मतलब प्राइवेट टू ओपीसी नहीं कन्वर्ट कर पाया, पब्लिक टू प्राइवेट नहीं कर पाया, या जो मेंबर्स थे वो नए मेंबर्स लेके नहीं आ पाए, तो लिमिटेड बाय शेयर से हो जाता है वो अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये हमारा रिवीजन था प्रीवियस क्लास में। हमने सेक्शन 4 स्टार्ट कर दिया था, जो था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो होता क्या है? चार्टर ऑफ कंपनी और मेन डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, जस्ट लाइक आपका रिज्यूमे, जो हम आउटसाइडर को दिखाते हैं। ठीक है, इनसाइडर नहीं, इनसाइडर डायरेक्टर को नहीं, जो आउटसाइडर के लिए जाता है, जो आउटसाइडर आपके कंपनी पैसा लगाएंगे, जो आउटसाइडर स्टेक होल्डर्स आपकी कंपनी में लोन देंगे, जो भी देंगे, उनके लिए होता है। ठीक है, तो वहां से हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेक्शन आपने नोट किया ना सारा सेक्शन 4 तक? सेक्शन 4 में उसके आगे से स्टार्ट करना। ठीक है, एमओए सिंपल मींस चार्टर ऑफ कंपनी, मेन डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, किसके लिए? आउटसाइडर, याद रखना आउटसाइडर। अब इसमें आता है 6 क्लॉजेस। क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें 6 क्लॉजेस के रिगार्डिंग। ऑब्जेक्टिव भी बनेगा इससे, इससे मेन क्वेश्चन भी बनेगा। अब 6 क्लॉजेस के नाम बताओ, किसी को आइडिया? तो देखो, इंट्रोडक्शन करते चलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो देखो, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज और रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, जिसको डोमिसाइल भी कहते हैं हम। ठीक है, तो डोमिसाइल मतलब क्या होता है? अभी बस इंट्रैक्शन कर रहे थे, लिखते हैं। डोमिसाइल मतलब, ये एमसीक्यू में 2-3 बार आया हुआ है, जहां पे घर, सिंपल में डोमिसाइल मतलब जैसे घर, तो कंपनी का घर किस स्टेट में, उसको डोमिसाइल क्लॉज करते हैं, इज इक्वल टू रजिस्टर ऑफिस क्लॉज। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, कैपिटल क्लॉज है, जिसमें कंपनी कितना मैक्सिमम कैपिटल लगा रही है, ऑथराइज कैपिटल, वो डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो ये एक इंट्रैक्शन था, धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक देखते हैं इसमें मेन क्लॉजेस में। सबसे पहला आता है, नोट्स प्रॉपर बना लेना इसका, नेम क्लॉज। ठीक है, इसके इसके नोट्स अब मैं क्लास में लिखवाते जाऊंगा। पहले वाले थे, आपने आपने लिख लिए थे वहां तक? अच्छा, हाँ, तो सर ने बोला कि आप क्लास में लिखवाते चलो। मैं नोट्स भेज दूंगा, स्टार्टिंग के 2-3 क्लास के मैं नोट्स भेज दूंगा आपके, जो भी नहीं लिखवाया होगा मैंने अच्छे से, उसके नोट्स में भेज दूंगा। अब क्लास में आप नोट करते जाओ, क्योंकि मैं एक सेपरेट बुक बना दूंगा उसके लिए, क्योंकि नोट्स दूंगा फिर क्लास में नोट नहीं कर पाओगे, डिटेन करना मुश्किल हो जाएगा। क्लास में नोट करो, स्लो स्लो चलेंगे, आराम चलेंगे। पहला क्लॉज क्या आया?
नेम क्लॉज, इसमें क्या जानना है सबसे कंपनी के बारे में? देखो सिंपल, आउटसाइडर को जानकारी मिलना है इससे। तो नेम क्लॉज से क्या जानकारी मिलेगा? दो चीज जानकारी मिलेगा कि कंपनी कौन सी कंपनी है, लाइक प्राइवेट है या पब्लिक है। तो मतलब नेम क्लॉज में ये लिखा रहेगा कि पीवीटी लिमिटेड या लिमिटेड। और सेकंड क्या पता चलेगा? कंपनी का नाम। पहले कंपनी कौन सी कंपनी है, जस्ट ले सिंपल सुनो, नेम ऑफ कंपनी सबसे पहले लिखो, एग्जांपल लिखो पहले, इन्फोसिस लिमिटेड। आराम से चलते हैं। अब देखो इससे देख के क्या पता चल रहा है तुम्हें इन्फोसिस लिमिटेड से? पब्लिक कंपनी की प्राइवेट कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। तो हमें हमें नेम क्लॉज से क्या जानकारी मिलेगी? सबसे पहले जानकारी मिलेगी व्हाट टाइप ऑफ कंपनी, लाइक प्राइवेट और पब्लिक। तो नेम क्लॉज सबसे पहले आपका डिस्क्लोजर प्रॉपर होगा, मतलब कंपनी प्राइवेट है या कंपनी पब्लिक है, ये आपको देख के पता चलेगा। मेन सारा क्लॉज इसमें गेम है ऑब्जेक्ट क्लॉज का। ऑब्जेक्ट क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब तो नेम क्लॉज बस सही है। और देख लो सेकंड क्या है? सेकंड में पता चलेगा नेम ऑफ कंपनी। इसमें नेम ऑफ कंपनी है कौन? इन्फोसिस। तो ज्यादा बड़ा गेम नहीं है, नेम क्लॉज से सिंपल पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कंपनी कौन सी है, पब्लिक है प्राइवेट है, वो आपके नेम क्लॉज में एंटर्ड होगा। सेकंड क्या है? कंपनी का नाम क्या है, वो आपको नेम क्लॉज में लिखना पड़ेगा। जब भी आप नेम क्लॉज का ड्राफ्टिंग करोगे एमओए में, तो पहला नेम क्लॉज आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो आपकी कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, तो अपने नेम क्लॉज डालोगे हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। सेकंड क्या, हमारी कंपनी का नाम क्या है? एबीसी। तो या तो एबीसी पहले लिख लो, नीचे प्राइवेट लिमिटेड लिख लो, या ऊपर प्राइवेट लिमिटेड दिखा दो, नीचे एबीसी दिखा दो। तो नेम क्लॉज में दो चीज आएगी, क्या आएगी? कंपनी कौन सी है, मतलब प्राइवेट या पब्लिक। दूसरा क्या, कंपनी का नाम क्या है। जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, यहां पे एग्जांपल क्या था? इन्फोसिस। तो नाम से ही पता चल जाता है कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक है, ठीक है। अब सेक्शन 8 कंपनी होगी तो वहां पे प्राइवेट पब्लिक लिखा रहेगा? नहीं लिखा। वहां पे लिखा रहेगा सेक्शन 8 कंपनी। हाँ हाँ हाँ, सेक्शन 8 कंपनी लिखा रहेगा फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन नीता मनी चलाती है, ठीक है। तो नेम क्लॉज में आपकी ये सब जानकारी होगी। कंपनी कौन सी कंपनी है, प्राइवेट पब्लिक, कंपनी का नाम क्या है, और इफ फाउंडेशन सेक्शन 8 कंपनी है तो फाउंडेशन लिख के उसका आएगा। ये नेम क्लॉज की सारी जानकारी है। सेकंड क्लॉज कौन सा होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ऐसा कुछ नहीं है, 6 क्लॉजेस लिख लो। मैं बताऊंगा एमओए फाइल करते हैं ना उसको क्या ड्राफ्टिंग है, मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा ग्रुप में, आपको बताऊंगा एक करके वो शेड्यूल 1 के हिसाब से। अब एमओए ना हमें ड्राफ्टिंग करने की जरूरत भी नहीं होती है। जैसे आपको एमओए बनाना होगा ना, मैं भी पहले कंफ्यूज होता था एमओए ड्राफ्ट कैसे करेंगे, तो एक प्रॉपर सबका दिया हुआ है, ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ है शेड्यूल 1 में, आप जाके डाउनलोड करोगे। मैं भी टेबल शेयर करूंगा आपके साथ कैसे कैसे बनते हैं, धीरे धीरे करते हैं, आराम से सब कुछ है वहां पे। सेकंड क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। यहां पे क्या लिखा रहेगा? तो क्या यहां पे पूरा एड्रेस देना पड़ेगा हमें कंपनी का? स्टेट, ठीक है। सिंपल यहां लिखना पड़ेगा इन विच स्टेट, स्टेट को अंडरलाइन कर लेना, इन विच स्टेट द कंपनी इज सिचुएटेड, ठीक है। फुल एड्रेस जरूरत नहीं है, जहां पे कंपनी सिचुएटेड स्टेट में, लाइक दिल्ली, ठीक है, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, सब महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो स्टेट वो हो गया, ठीक है। अब इसको याद रखना, यहां से ये आपको रजिस्टर ऑफिस से सबसे मेन क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू। एमसीक्यू के लिए याद रखना क्या लिखना है, इसका दूसरा नाम होता है डोमिसाइल, का हिंदी प्योर मीनिंग होता है घर। घर ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ठीक है, या घर GHAR लिख लो। तो डोमिसाइल क्लॉज करके 2-3 बार एमसीक्यू आए हुए हैं कि डोमिसाइल क्लॉज कौन सा क्लॉज से लिंक करता है, नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो डोमिसाइल मतलब सिंपल होता है घर, तो कंपनी का घर कहाँ है, किस स्टेट में वो बिलोंग करता है। घर सही लिखा है, मैंने गलत लिखा है? सही होगा। ठीक है, पहला आया नेम क्लॉज, सेकंड आया रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, जो कि सिर्फ डिनोट क्या करता है,
किस स्टेट में कंपनी है, और यहां से एक एमसीक्यू ज्यादा चांसेस बनते हैं कि इसका सेकंड नेम क्या है इस डोमिसाइल क्लॉज, ठीक है। थर्ड हमारा आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब सारा गेम यहीं पे है। अब ये क्या बताता है पता है, इसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज में 3 टाइप के डॉक्ट्राइन है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है। ये तीनों ऑब्जेक्ट क्लॉज को ही लिंक करता है। तो पहले हम 6 नाम लिख ले, पहले इसके साथ ही ले चले, बताओ। पहले 6 नेम्स लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम डॉक्ट्राइन उठाएंगे, तब ज्यादा क्लियर होगा, फिर अदरवाइज इसी में जाएंगे तो लंबा चला जाएगा पहले, ठीक है। तो नॉर्मली सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लॉज में अभी लिख लो। हाँ, 3 इसी के सिद्धांत को बताते हैं। डॉक्ट्राइन मतलब होता है सिद्धांत, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज को 3 डॉक्ट्राइन बताते हैं। डॉक्ट्राइन एक एक करके पढ़ेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लॉज का ही पार्ट है कि इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है और अल्ट्रा वायरस क्या होता है। अल्ट्रा वायरस पता है किसी को क्या होता है? बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द पावर जाके कर रहे हो, ठीक है। चलो इसको लिखो पहले। इट स्पेसिफाई व्हाई द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड and what service आज मैं जाके किसी का अपना इंस्टीट्यूट खोलूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होगा? फल बेचना। देख क्या होगा, क्या होगा? एजुकेशन होगा। तो ये मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा रहेगा, ठीक है। अब बताओ, चलो इसको एग्जांपल लेके समझते, पहले ये लिखो ऑब्जेक्ट क्लॉज समझते, पहले एग्जांपल लेके। सिंपल ये बताता है कि हमारा कंपनी किस लिए बना है और हमारे कंपनी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्लॉज ये बताता है। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं हम, सुनो, ठीक है। मैं प्रोवाइड कर रहा हूं एजुकेशनल सर्विस, पक्का? चलो, सो वी आर नॉट डेविएट फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब एक बात बताओ, मैंने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा कि मैं क्या कर रहा हूं, एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। अब मैं क्या किया, बच्चों को है ना पढ़ाया, सब कुछ किया, और बच्चों से जो फीस आया ना 1,00,000 रुपया, इसमें मैंने 1-2 बच्चे थे उनको है ना लोन भी दे दिया। क्या ये मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं। कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? तो ये लोन देना कहते हैं ना, इसको अल्ट्रा वायरस ही करते हैं, इसको और अच्छे समझेंगे। बट क्या बताओ, मैं अभी है ना कंपनी बना ही रहा था, एजुकेशनल कंपनी बना ही रहा था, मैंने वहां पे लिख दिया कि मैं ना फाइनेंस सर्विस भी दूंगा, ठीक है। तो ये मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? ठीक है। तो जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है ना, उससे तुम्हें क्या होना है, डेविएट नहीं होना है। मतलब अगर एजुकेशन सर्विस देना लिखा है तो तुम्हें एजुकेशन सर्विस ही देना है। बट तुम बच्चों से पैसा लेके बच्चों को ही लोन दे रहे हो 5% इंटरेस्ट में, बाद में बोलो कि मैं सब कुछ बढ़िया कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बच्चों से पैसा लेके बच्चों को लोन दे रहे हो तो तुम्हें पहले अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में फाइनेंस को इंटर करना पड़ेगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में सब कुछ इंटर हो सकता है? तुम्हारा मन जितना मन उतना चाहे ऑब्जेक्ट क्लॉज में इंटर कर लो, रिस्ट्रिक्शन से आगे जाके बताएंगे। बट ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपको एजुकेशन इंटर करना है, एजुकेशन इंटर कर लो, फाइनेंस करना है, फाइनेंस कर लो, बट उसके बियॉन्ड फिर मत जाना। बनाने समय तुम्हें जो इंटर करना है कर लो, ठीक है। सो वी हैव टू डू ओनली educational business, but if we start finance service, then do a meeting of shareholders and adding in object clause. इसी के हम लोग 3 सिद्धांत देखेंगे यहाँ पे, डॉक्ट्राइन देखेंगे। पहले ये लिखो, सिंपल समझो, तुम्हारे जो एजुकेशनल जो भी सर्विस देने के तुम्हारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखे रहेंगे, बट तुम फाइनेंस नहीं दे सकते हो अगर तुम्हारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो लिखा नहीं होगा। या तुम फल नहीं बेच सकते हो जाके मार्केट में, तुम पढ़ा रहे हो और बाहर जाके रात में क्या होता है, तुम्हारा प्रिंसिपल भी मिल जाएगा बाहर सब्जी बेचते, बोलो पार्ट टाइम जॉब चल रहा है उसका, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है।
हाँ कर सकते हो, बट क्या बोला मैंने, तुम्हें अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में एंटर करना पड़ेगा, मीटिंग बैठाओ शेयर होल्डर्स का, ऑब्जेक्ट क्लॉज में एंटर करवाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं, करो फिर जो करना है। बट ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो बातें नहीं लिखी गई है उसके बियॉन्ड जाके वर्क करना, इसी को अल्ट्रा वायरस करता है। आगे हम लोग प्रॉपर देखेंगे। रेलवे एशबरी का केस है, एशबरी रेलवे कैरेज का केस है। हाँ बताओ। हेलो। सर हाँ सर वो तो जैसे आपने बोला प्रिंसिपल जाके पढ़ने में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पढ़ने मिल सकता है तो मिल सकता है ना। अगर उसकी कंपनी इंकॉर्पोरेट है तो, मैंने तो एग्जांपल लिया, मतलब प्रिंसिपल का ऑफिस नहीं है, कंपनी चल रहा है लीगल तो। एंटिटी के हिसाब से कंपनी के हिसाब से अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ प्रिंसिपल भेज सकता है, कंपनी नहीं भेज सकता, है ना। यहाँ तक हो गया, चलो ये बोल रहा था। ऑब्जेक्ट क्लॉज को हम आगे के देखेंगे पहले। तो अब 3 क्लॉज पढ़ा, मैं क्या क्या पढ़ा। नेम क्लॉज, नेम में 2 बातें होती है, कंपनी कौन सी है और कंपनी का नाम क्या है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या होता है, कंपनी किस स्टेट में रजिस्टर्ड है, ठीक है, और हाँ कंपनी किस रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। थर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, कंपनी कौन सी सर्विस दे रही है। अगर एजुकेशनल सर्विस दे रही है तो वो फाइनेंस नहीं दे सकती है, फाइनेंस देना होगा तो उसको अपने इंटर करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्लॉज में, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बैठा के। चौथा क्लॉज कौन सा है, हाँ ऑब्जेक्ट क्लॉज ही चेंज हो गया है ना। मान लो तुम्हें क्या बोला, मैं तुम्हें एजुकेशनल सर्विस दे रहा हूँ, बिजनेस डाइवर्सिफाई मतलब क्या हुआ, तुम फाइनेंस में आने वाले हो, या तुम और भी किसी टायर्स की बिजनेस करने वाले हो, और मान लो कुछ भी बिजनेस है, कंपनी को डाइवर्सिफाई कर रहे हो ना, तो मीटिंग बैठाओ, या तो नया बिजनेस स्टार्ट करो नया नेम से, या तो उसी बिजनेस में बैठा के ऑब्जेक्ट क्लॉज में एंटर करवाओ, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बैठाओ, ऑल्टर करवाओ। क्या तो नहीं नहीं कर सकते फिर तो। शेयर होल्डर्स की ORSR की लिमिट आएगी, देखेंगे अल्टर कैसे करते हैं, एओए में कैसे हम डाल सकते हैं, एमओए में, ये सब देखेंगे, एमओए में चेंजेस कैसे होते हैं। चौथा क्या है, ये तो स्टार्टिंग क्लास ही देखता है, लाइबिलिटी क्लॉज। इसमें सिंपल वही 3 चीजें हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय, क्या ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। मैंने क्या बताया, लाइबिलिटी क्लॉज ऐसा इंपॉर्टेंट है जो बाहर वाले भरोसा करके अब कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं, क्योंकि देखेंगे कंपनी लाइबिलिटी बाय गारंटी है, अनलिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो भाई बाहर वाले शेयर होल्डर्स आंख बंद करके पैसा लगाएंगे तुम्हारे पे, क्योंकि देखेंगे अच्छा ठीक है इनकी मेंबर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो हमें पैसा दिक्कत नहीं होगा, या मान लो स्टेक होल्डर्स लोन देने में घबराएंगे नहीं यहाँ पे। हो गया, चलो पांचवा क्या हुआ, इसको पता मैं कैसे याद करता था, अब पता नहीं नेरोलैक याद करता था मैं उसको। अब ए आता है बीच में नहीं आता है, लेकिन एन से नेम क्लॉज, आर से रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ओ से ऑब्जेक्ट क्लॉज, एल से लाइबिलिटी क्लॉज, और एक ये सी से कैपिटल क्लॉज। तो एक नेरोलैक करके मेरे को याद आता था इसको। अब कैपिटल क्लॉज में क्या जानना है, कुछ नहीं है इसमें, इसमें जानना है कि कंपनी का ऑथराइज शेयर डिफरेंस, ऑथराइज से बेटा होता क्या है एक्चुअली में, क्या होता है ऑथराइज से कैपिटल, कोई बताओ। पहले ही हम डिराइव कर देते हैं, ठीक है, किस कोई रिलायंस क्या है ना, एमसीए साइट पे जाके चेक करना, उसने पहले ही डिराइव कर दिया कि मेरा ऑथराइज शेयर कैपिटल 160 करोड़ होने वाला है, मतलब एट अ मैक्सिमम वो कंपनी 160 करोड़ इस बिजनेस में लगाने वाली है। उसके नीचे देखोगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होगा, मतलब कंपनी अभी तक 14 करोड़ 140 करोड़ लगा चुकी है, 160 करोड़ मैक्सिमम दिखाया उसने, 140 करोड़ लगा चुका है, मतलब 20 करोड़ अभी और लगा सकती है। तो एक मैक्सिमम बताया था, अच्छा हम इस मैक्सिमम हद तक जाने वाले इस कंपनी में पैसा लगाने के लिए, मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट कंपनी में इस हद तक जाने वाला है। सब्सक्राइब मतलब मान लो कि उसने 160 करोड़ लिख दिया, कंपनी ने शेयर्स निकाला मार्केट में, उसमें जितना पैसा आया, मान लो जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया तो वो सब्सक्राइब पैसा होता है, फिर कंपनी ने कितना उसको एक्सेप्ट किया तो वो पेड अप होता है, उसमें से कितना पैसा नहीं आया पेड अप बट नॉट रिसीव कॉल मनी। एक क्वेश्चन है अपना देखना, फर्स्ट चैप्टर में प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू स्टडी मैट में ऑथराइज शेयर कैपिटल भी क्वेश्चन है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है। तो ऑथराइज क्या हुआ, मैक्सिमम, उसके नीचे सब्सक्राइब क्या हुआ, कंपनी ने निकाला और मेंबर्स ने कितना सब्सक्राइब किया, फिर कंपनी जरूरी नहीं है सारे को पैसा दे देगी, सारे को शेयर्स अलॉट करेगी,
उसमें पेड अप निकालेगी कंपनी, उसमें से भी कुछ पैसा मिलेगा तो पेड अप मनी बट कॉल नॉट रिसीव, ऐसे करके पूरा 4 स्टेप में होते हैं। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल डिनोट करता है कि भाई कंपनी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 करोड़ रुपया लगने वाला है, ठीक है। रिलायंस में देखना 160 करोड़ रुपया शायद ऐसा लगाया रिलायंस ने, जिसमें 140 करोड़ अभी तक सब्सक्राइब हो चुका था जियो वाले केस में, ठीक है। तो अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था रिलायंस वाले ने। मान लो 160 करोड़ है, 140 करोड़ निकाल दिया, 20 करोड़ बाद में निकालेंगे वो पेड अप के लिए, सब्सक्राइब करवाने के लिए। बच गया, ऐसा कोई नाम नहीं है। 160 करोड़ मैक्सिमम बता दिया। देखो 160 करोड़ मेरा क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। कंपनी ने निकाला 140 करोड़ सब्सक्राइब करने के लिए, मान लो 140 करोड़ निकाल दिया, इसमें से मान लो 120 करोड़ हुए सब्सक्राइब। कंपनी जरूरी नहीं 120 करोड़ को ही सब पैसा दे देगी, इसमें से 100 करोड़ का पेड अप होगा। इसमें से भी 100 करोड़ में कोई ऐसे लोग होंगे जिसमें से 8 रुपए दे दिया, 2 रुपए कॉल मनी नहीं पे किया, इसमें भी 80 करोड़ रुपया होगा जो पेड अप बट कॉल मनी नॉट रिसीव। तो एक क्वेश्चन अच्छा खासा इस पे है, फर्स्ट चैप्टर में, प्रीलिमिनरी चैप्टर में ऑथराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन है, देखना चांसेस कम है ऐसे क्वेश्चन आने के। हाँ देखो सब्सक्राइब मतलब क्या, बाहर वालों ने कितना सब्सक्राइब किया, अब कंपनी पे डिपेंड करता है कंपनी कितना अलॉट करेगी उसको, ठीक है। तो ऑथराइज बता दिया मैक्सिमम, सब्सक्राइब मतलब बाहर वालों ने कितना सब्सक्राइब किया, उसमें कंपनी ने कितना दिया अलॉट किया। अब उस अलॉट में बाहर वालों ने कितना दम है कि पैसा दे दिया, 8 रुपए पे किया, 2 रुपए पे नहीं किया सब शेयर्स पे। हाँ पेड अप शेयर बट कॉल मनी नॉट पेड, ठीक है। अभी कॉल मनी पेड नहीं हुआ, 8 रुपए पे हुआ है, 2 रुपए बाकी है। तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन है प्रीलिमिनरी में, फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन है, एग्जांपल्स में देख लेना, अगर देखना होगा तो मैं करवा ही दूंगा। चलो कितने क्लॉज देख लिया हमने, नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज और लाइबिलिटी क्लॉज और कैपिटल क्लॉज। कैपिटल का डिनोट्स ऑथराइज कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल कंपनी में कितना लगने वाला है, इससे एक आइडिया होता है कंपनी कितनी आगे जाने वाली है। अगर मैं अपने कंपनी में लगाऊंगा भाई ऑथराइज शेयर कैपिटल में, कंपनी में 10 लाख रुपया है, बाहर वाला सोचेगा यार इसका खुद का इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपया, कहाँ से पैसे लगाएंगे हम। अब मैं अपने कंपनी बोलूंगा मेरे कंपनी में ऑथराइज शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपीज है, बाहर वाले सोचेंगे इस पास कैपिटल अच्छा खासा है, पैसा लगाते हैं। तो ये सारी चीज बाहर वालों के लिए है, बाहर वाले इस पे क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस देते हैं, ठीक है हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं बाहर वाले को, देखो हमारा कैपिटल है ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़ रुपीज है, बाहर तैयार इसके पास 100 करोड़ रुपया है, मतलब कंपनी अच्छा खासा चलने वाली है। मैं खुद बोल दूंगा मेरा ना ऑथराइज कैपिटल 1 लाख रुपीज है, सोचो बाहर वाले पैसे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। अब लास्ट क्लॉज आता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये क्या होता है, पब्लिक कंपनी बनने के कितना मेंबर चाहिए, तो सातों जो होते हैं ना वो सब्सक्राइबर होते हैं कंपनी के मेंबर्स। प्राइवेट के लिए तो ये क्या होता है सुनो, इनिशियल शेयर होल्डर्स हु सब्सक्राइब्स द शेयर ऑफ कंपनी, ये स्टार्टिंग के शेयर होल्डर्स होते हैं। जो हम कंपनी इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं ना, 7 मेंबर्स को ढूंढ के लेके आए। अब मेंबर्स को शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, या मान लो प्राइवेट लिमिटेड बना रहे तो 2 मेंबर्स को हमारे शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अदरवाइज वो मेंबर कहलाएंगे ही नहीं। एग्जांपल ऐसे लिखना, ऐसा याद रहेगा। पब्लिक कंपनी कितने मेंबर चाहिए, सबको 100 शेयर्स मिले हैं, ठीक है 100 शेयर्स मिले हैं, और 10 रुपीज सबका क्या है, फेस वैल्यू है। ये जितने मनी ये पे कर रहे हैं ना, ये सातों लोग क्या हुए, कंपनी के शेयर्स को क्या किया इन्होंने, सब्सक्राइब किया है। तो मिनिमम कम से कम 7 मेंबर तो पब्लिक चाहिए और 7 सब्सक्राइबर होना चाहिए शेयर्स के। और पता है फन फैक्ट क्या है, यही स्टार्टिंग में ना डायरेक्टर कंपनी में कैसे अपॉइंट होता है, ओआर करके जनरल मीटिंग में बता रहा हूं, ठीक है। बट सोचो कंपनी तो बनी है, अब हमें पढ़ा है कि पब्लिक कंपनी मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए, कोई आइडिया, 3, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1। अब एक बताओ कंपनी अभी जस्ट बनी है, डायरेक्टर कहां से आएंगे, क्योंकि डायरेक्टर का थंब रूल बताता हूं, डायरेक्टर अपॉइंट होता है जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग मतलब एजीएम या ईजीएम दोनों होता है, ठीक है। वहां पे ओआर पास करके डायरेक्टर को अपॉइंट करना होता है। अब कंपनी बनी रही है, जनरल मीटिंग होगा कहां से, ओआर पास होगा कहां से, तो ये जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, ये सब्सक्राइबर यही डायरेक्टर कहला जाते हैं कंपनी में, ठीक है। तो जो सब्सक्राइबर होते हैं इसमें सब्सक्रिप्शन क्लॉज वाले में, वही कंपनी में क्या होते हैं, डायरेक्टर हो जाते हैं। अब यही लोग मिलकर क्या करेंगे, जनरल मीटिंग बैठाएंगे जहां पे ओआर पास करके पक्का डायरेक्टर बनने वाले कंपनी में। तो एट ए इनिशियल फेज सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इज कॉल्ड एज
डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर नहीं मिल पा रहा है तो, ठीक है, तो यही सब्सक्राइबर बन जाते हैं। अदरवाइज एओए में किसी का नाम लिख देंगे तो वो होता है, नहीं तो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर ही कंपनी के डायरेक्टर बनते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि डायरेक्टर ओआर पास करके जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है। सर हाँ बताओ। इनिशियली सब्सक्राइब करते हैं सिर्फ वो सब्सक्राइबर्स होते हैं, या जो बाद में भी जब कंपनी इशू करते हैं उसके बाद सब्सक्राइब करते हैं वो वाले भी इसमें सिर्फ बताएंगे इनिशियल सब्सक्राइबर वाले सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, ठीक। इनिशियल शेयर होल्डर्स जो भी होते हैं स्टार्टिंग वाले। 6 क्लॉज कौन कौन से हुए? नेम क्लॉज, नेम क्लॉज में 2 चीज आती है, क्या क्या? कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है। सेक्शन 8 कंपनी है तो उसके नाम में फाउंडेशन लिखा रहेगा। सेकंड क्या आता है? रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, क्या डिनोट करता है वो? स्टेट किस स्टेट में है उसका अलग। रजिस्टर ऑफिस क्लॉज का दूसरा नाम क्या होता है? डोमिसाइल क्लॉज, मतलब सिंपल कंपनी का घर कहाँ पे है। थर्ड क्लॉज क्या आता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा रहता है? कंपनी कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, वो लिखा रहता है। अगर मान लो एजुकेशन लिखा हुआ है, क्या कंपनी फाइनेंस दे सकती है? कंपनी का ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि एजुकेशन फाइनेंस दोनों, तब दे सकती है, ठीक है। चौथा क्लॉज क्या था? लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में क्या लिखा हुआ था? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। पांचवा क्लॉज क्या था? कैपिटल, मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना लगाया, क्योंकि बाहर वाले को लगना चाहिए ना तुमने अपने कंपनी में कितना मैक्सिमम सोचा है कि कैपिटल लगाने का। छठा क्लॉज क्या था? सब्सक्रिप्शन क्लॉज। चलो ये इस पे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, एमसीक्यू यहां से ज्यादा आएंगे ये वाला। रजिस्टर ऑफिस क्लॉज से एमसीक्यू आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैंने देखा है कि डोमिसाइल वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में। अब हम देखते हैं अब 3 सिद्धांत देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। चलो कुछ मेरे को बताओ, कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाले किसी को पता है क्या होता है? ठीक है, अल्ट्रा वायरस, इंडोर मैनेजमेंट पहले पढ़ रखे थे, सारा फाउंडेशन में था। सर यस सर आई। चलो ठीक है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो किसको अच्छे से पता है ये तीनों सिद्धांत? ठीक है, चलो कोई नहीं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एजुकेशनल बिजनेस में, ठीक है, एजुकेशनल सेक्टर में, ठीक है। अब सुनो, समझना, अभी लिखने में फोकस मत करना, समझना पहले। इसके शेयर होल्डर्स, ठीक है, ने रिस्ट्रिक्ट किया है, दिख रहा है ना। कंपनी चलाता कौन है? डायरेक्टर्स, ठीक है, ये याद रखना। कंपनी चलाता मतलब मैनेजमेंट कौन करता है कंपनी का? डायरेक्टर। रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ डायरेक्टर इन एओए। अभी पढ़ेंगे एओए का सेक्शन, देखो सेक्शन 4 एमओए का होता है, सेक्शन 5 एओए का है, ठीक है, दोनों पढ़ेंगे। अब देखो शेयर होल्डर्स ने क्या बोल दिया कि भैया डायरेक्टर के पावर को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मतलब 5 लाख तक अगर कोई डिसीजन लेना पड़ेगा डायरेक्टर ले सकता है। इफ मोर देन 5 लाख director in AOA, if more than 5 lakh then shareholder approval is needed। लिख लिया? अब एग्जांपल देके चलते हैं। क्या लिखा मैंने? शेयर होल्डर्स ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया डायरेक्टर्स का पावर कि 5 लाख तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कंपनी कौन सी चल रही है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एजुकेशनल, मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या है? सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड है, मतलब ये बुक के बारे में सेल परचेज कर सकता है, पढ़ा सकता है, सब कुछ कर सकता है, फाइनेंस नहीं दे सकता अभी, ठीक है। शेयर होल्डर्स ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई डायरेक्टर
हमने एओए में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एओए में इंटरनल रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, डायरेक्टर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 5 लाख तक कोई भी डिसीजन होगा तुम ले सकते हो, 5 लाख तो ऊपर चला गया तो भैया हमसे पूछने आना पड़ेगा एज अ, ठीक है, नो कि तुम डायरेक्टर हो, तुम कंपनी का मैनेजमेंट संभाल रहे हो, बट 5 लाख तक हम तुम्हें बोले कि तुम डिसीजन ले सकते हो, 5 लाख से ऊपर शेयर होल्डर से आके उसको रेटिफाई करना पड़ेगा, मतलब शेयर होल्डर से आके परमिशन गारंटेड कराना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो, अब यहां पे डायरेक्टर का एंट्री हुआ, डायरेक्टर भाई आए, मिस्टर ए, ठीक है, इसने क्या किया, 7.5 लाख का ट्रांजैक्शन कर दिया, सिंपल बोलूं सेल ऑफ बुक्स कर दिया। अब एक बात बताओ, देखो एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, क्वेश्चन ऐसे करके आएगा, ठीक है, तो ये समझ जाओगे तुम्हें डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल और दूंगा, प्योर क्लियर हो जाएगा, तुम्हें रेलवे कैरेज वाला समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सुनो, मैंने क्या बोला, शेयर होल्डर्स ने बोला कि 5 लाख तक डायरेक्टर तुम अपना डिसीजन ले सकते हो, 5 लाख तो ऊपर चले गए तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। जी डायरेक्टर ने क्या किया, 7.5 लाख का ट्रांजैक्शन कर दिया, दैट इज सेल ऑफ बुक्स। क्या इसने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में रह के ट्रांजैक्शन किया है? क्योंकि बुक्स सेल ऑफ बुक्स, चलो ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में आता है, इसमें लिखा हुआ था, ठीक है, बुक्स सेल कर सकते, फाइनेंस नहीं दे रहा है, तो इसने अपना देखा जाए तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में रह के काम किया, बुक्स का काम प्रॉपर किया है, बट इसने शेयर होल्डर्स के बात को नकारा। मतलब पहले बताओ, क्या ये ट्रांजैक्शन इनवैलिड हुआ? नहीं पहले मेरे को आंसर दो, क्या ये ट्रांजैक्शन इनवैलिड दिख रहा तुम्हें? पहले ये बताओ। देखो पहली बात कैंसर आना चाहिए, ट्रांजैक्शन इनवैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इसने ना अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर काम नहीं किया है। ये बुक बेचना, बुक सेल करना, इसके एजुकेशनल, अब इंस्टीट्यूट में आप जाओगे कोई भी, उसमें बुक सेल परचेस होगा, तो ये सारा एजुकेशन का मामला है। इसने कोई फाइनेंस दिया था तो ये इनवैलिड तो नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, समझना, एग्जाम का क्वेश्चन था, ये इनवैलिड नहीं होगा, बट वैलिड हुआ कि नहीं होगा? इनवैलिड नहीं है तो बोलोगे वैलिड तो होगा ही सर। देखो ये पूरा 7.5 लाख इनवैलिड नहीं होगा, ठीक है, मतलब 5 लाख वैलिड है, उसके बाद जो 2.5 लाख है वो इनवैलिड है। अभी सुनते जाओ, ठीक है, पहले ये लिखो, मैं समझाता हूं। देखो सबसे पहले ये देखना, क्या उसने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके काम किया है? इसने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके काम नहीं किया है, ठीक है, बट इसने एओए को थोड़ा वो कर दिया। हाँ, एओए में लिखा था, डायरेक्ट शेयर होल्डर ने बोल दिया कि 5 लाख तक तुम डिसीजन ले सकते हो, बट 5 लाख से ऊपर अगर जाओगे तो तुम्हें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। डायरेक्टर ने क्या किया, 7.5 लाख का डिसीजन ले लिया, खुद से ले लिया, तो ये हम पूरा 7.5 लाख इनवैलिड नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 5 लाख तक तो लिखा हुआ था ना कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में शेयर होल्डर्स ने बोल दिया था तुम डिसीजन ले सकते हो 5 लाख तक का। अब ये लेकिन बात आई 2.5 लाख की, अब ये 2.5 लाख क्या हुआ, अभी इसके लिए इनवैलिड हुआ। अब डायरेक्टर जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा शेयर होल्डर्स के पास, शेयर होल्डर्स को बोलेगा कि देखो भाई, डील अच्छी थी, बुक के पार्टी अच्छी आई, ठीक है, हमने बुक सेल कर दिया, आप इसको क्या करो, रेटिफाई करो। मतलब ये डायरेक्ट बोलेगा डील सही थी, इसको क्या कर दो, रेटिफाई कर दो। रेटिफाई मतलब क्या होता है, मेकिंग समथिंग वैलिड आफ्टर एवरीथिंग इज डन, मतलब कुछ हो गया है उसको क्या कर दो, अप्रूव कर दो या वैलिड कर दो। तो देखो ये 5 लाख के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 लाख तो डायरेक्टर की पावर ही थी, बट 5 लाख से जो ऊपर चला गया ये पहले तो इनवैलिड हो गया ना, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने क्या बोल दिया था, हमारा परमिशन मैंडेटरी था, तुमने हमारा परमिशन क्यों नहीं लिया? तो डायरेक्टर बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारा परमिशन ले रहे हैं, अब क्या कर दो, इसको रेटिफाई कर दो, मतलब इसको वैलिड कर दो। क्या शेयर होल्डर्स करेंगे? कर सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो, अब इस यही गेम है, सुनो, 2.5 लाख इज अल्ट्रा वायरस। ये देखो दो अभी प्रॉपर क्लियर कर दो, टू द डायरेक्टर्स। अब देखो जरूरी नहीं है कि अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी हमेशा हो, डायरेक्टर भी कुछ कर रही है ना अपने लिमिट से आगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, अल्ट्रा वायरस होता है डायरेक्टर के लिए। अब ये 2.5 लाख है ना, ये इंट्रा वायरस है टू द कंपनी। कंपनी के पास पावर है, कि वो 2.5 लाख को ठीक कर सकती है, ठीक है। पहले इसको लिखो, फिर एक बस एक क्लियर करती है, देखो ये दोनों क्लियर हो जाएगा, बस एक एग्जांपल और लूंगा, बस 2 मिनट वेट कर लेना।
क्या हुआ? हाँ, तो ये अल्ट्रा वायरस एमओए था? नहीं था ना। क्यों? अभी एक एग्जांपल, बस एक सेकंड और रुक जाओ, अभी क्लियर कर लेंगे। देखो, अल्ट्रा वायरस किसके लिए होगा? ये डायरेक्टर के लिए हो गया। बट इंट्रा वायरस मतलब क्या होता है? इनटू द पावर, मतलब कंपनी बस पावर है कि उसको ठीक कर सकता है वो। ठीक है, तो हम अल्ट्रा वायरस तो पढ़ते आते हैं, बट इंट्रा वायरस हमें याद नहीं रहता है। अब बस एक एग्जांपल लो, क्लियर हो जाएगा, बस एक एग्जांपल, फिर मैं दोनों क्लियर करवाऊंगा साथ में। बस एक बार लिख लो इसको, क्योंकि 5 लाख डायरेक्टर की बस लिमिट थी अप्रूव करने के लिए। उसने क्या किया? 5 लाख से ऊपर अप्रूव कर दिया, तो वो उसके अल्ट्रा वायरस चल गया, बियॉन्ड द पावर चला गया। अल्ट्रा वायरस से बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द पावर चला गया। बट उसको बाद में वो रेटिफाई करा सकता था, तो रेटिफाई करने के पास पावर कंपनी को था, तो वो इंट्रा वायरस होता अगर उस चीज को रेटिफाई कर दे तो। बस एक एग्जांपल और लिख लो, क्लियर हो जाएगा। अब मेरे को एक आंसर बताना, ठीक है? नाउ एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये आंसर बता, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है? 7.5 लाख इन फाइनेंस बिजनेस। अब मेरे को आंसर बताओ, सेम वही हुआ, डायरेक्टर अब 7.5 लाख का बिजनेस किया, ट्रांजेक्शन किया है, वो फाइनेंस बिजनेस में था। अब मेरे को बताओ, क्या यही चीज चलेगा? 5 लाख तक वैलिड और 2.5 लाख तक इनवैलिड? बताओ। नहीं, नहीं चलेगा, ये तो कोई ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर हो गया। हाँ, अब ये हुआ ना, इसको कहते हैं प्योर अल्ट्रा वायरस, इसको कहते हैं प्योर अल्ट्रा वायरस। लिख के मत आना ऐसा प्योर अल्ट्रा वायरस, बस बता रहा हूं। मतलब अब तो ये बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट चला गया कंपनी के। वहां पे तो डायरेक्टर के पास पावर था 5 लाख के बाद 2.5 लाख के पास पावर था कि वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में रह के काम कर रहा था अपना। यहां पे क्या हुआ? ये फाइनेंस बिजनेस में चला गया, तो ये बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज ही चला गया। बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज जाने के बाद ना तो शेयर होल्डर पास पावर होता है, ना तो डायरेक्टर पास पावर होता है किसी चीज को रेटिफाई करने का। तो ये दो चीज दिमाग में याद रखना। मतलब तुम किसी को ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर ही जाके काम कर रहे हो ना, तो बाद में रेटिफाई भी नहीं कर पाएगा शेयर होल्डर्स। यहां पे क्या हुआ था? यहां पे क्या हुआ था? इसने क्या किया था? बुक का बिजनेस किया, बुक का ट्रांजेक्शन किया था। तो बुक का ट्रांजेक्शन किया था, तो क्या ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में था? ऑब्जेक्ट क्लॉज में रह के काम किया इसने। बट ठीक है, 5 लाख तो ये वैलिड कर ही रहा था, बस 2.5 लाख के लिए क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। मतलब इनवैलिड मतलब क्या हुआ? अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर्स हो गया। बट ये 2.5 लाख को अप्रूव कर सकता था मेंबर्स, दैट्स कॉल्ड रेटिफिकेशन। ठीक है, मेंबर्स रेटिफाई कर सकता था। बट यहां पे सेकंड में क्या हुआ? उस डायरेक्टर ने 7.5 लाख का बिजनेस ट्रांजेक्शन किया जो कि फाइनेंस रिलेटेड था। अब क्या डायरेक्टर बोल सकता है शेयर होल्डर्स प्लीज इसको भी रेटिफाई कर दो? तो क्या कर सकता था? नहीं। इसको कहते हैं प्योर अल्ट्रा वायरस। मतलब ना तो यहां पे शेयर होल्डर्स का चलेगा, ना तो डायरेक्टर तो चलेगा ही नहीं चलेगा। तो ये प्रॉपर हुआ अल्ट्रा वायरस। सिंपल अल्ट्रा वायरस मतलब ये समझ लो कि ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर कदम रख के तुमने कोई काम किया, तो वो हो गया अल्ट्रा वायरस टू कंपनी, मतलब बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी। बट ऊपर क्या था? उसने ऑब्जेक्ट क्लॉज में रह के काम किया, बट कुछ ट्रांजेक्शन के लिमिट के ऊपर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए थी, कुछ ट्रांजेक्शन तक डायरेक्टर को पावर था। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में रह के काम करने वाले को क्या कहते हैं? बियॉन्ड द पावर। डायरेक्टर चला गया 5 लाख से ऊपर, तो वो डायरेक्टर के लिए अल्ट्रा वायरस हो गया। बट कंपनी के लिए क्या था? इंट्रा वायरस। कंपनी के पास पावर था कि उसको अप्रूव कर सकता था। क्या कंपनी के पास यहाँ पे इंट्रा वायरस का पावर है? नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास ऑब्जेक्ट क्लॉज में चीजें नहीं लिखी गई थी। तो बाद में डायरेक्टर नहीं हो सकता कि कंपनी इसको क्या कर दो? अप्रूव कर दो। रेटिफिकेशन यूज करना। रेटिफिकेशन मतलब वर्ड लिख लो, मीनिंग लिख लो, आगे जाके बहुत काम आएगा रेटिफिकेशन का। बस दिमाग में बस ट्रक्स याद रखना कि ऑब्जेक्ट क्लॉज के ऊपर जाके काम किया डायरेक्टर ने, तो भाई उसको कोई दुनिया का ताकत नहीं बचा सकता, वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्या हो जाएगा? वॉइड। बट ऑब्जेक्ट क्लॉज में रह के काम किया और एक लिमिट से ऊपर बियॉन्ड चला गया, तो उसके लिए वो डायरेक्टर के लिए हो गया अल्ट्रा वायरस। बट वो कंपनी के पास पावर है कि बाद में उसको रेटिफाई कर सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज का लिमिट था वहां पे। 2.5 लाख तक तो क्या कर सकता था? रेटिफाई कर सकता था। या मान लो 10 लाख और हो गया, तो 10 लाख तक रेटिफाई कर सकता, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में ही काम कर रहा था। बट ऑब्जेक्ट क्लॉज के आगे गए तो भाई दुनिया में कोई पावर तुम्हें उसको रेटिफिकेशन नहीं कर पाएगा, रेटिफाई नहीं कर पाएगा। तो रेटिफिकेशन की मीनिंग लिख लो, इंपॉर्टेंट है। रेटिफिकेशन is the process of making सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान चलना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाद हम चेक करना है कि इंट्रा वायरस होने वाला है कि अल्ट्रा वायरस होने वाला है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिमिट में रहा तो इंट्रा वायरस, ऑब्जेक्ट क्लॉज की लिमिट के बाहर रहा तो अल्ट्रा वायरस। कोई इसको अप्रूव नहीं कर सकता, भले वो शेयर होल्डर से क्यों ना हो। रेटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग वैलिड
आफ्टर एवरीथिंग इज डन, जो कि यहां पे रेटिफिकेशन कौन किया है, शेयर होल्डर्स की है 2.5 लाख के लिए। सेकेंड वाले में शेयर होल्डर्स के पास पावर भी नहीं था कि उसको रेटिफाई कर पाता। सर हाँ सर मीटिंग एंड होने वाली है। अच्छा, 1 सेकंड में कर देता हूँ, 1 मिनट। कर देता हूँ। ठीक है, चलो एक केस लॉ भी देख ही लेते हैं हम लोग। अगर पढ़ा हुआ है, देखो एग्जाम रिलेटेड नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला अल्ट्रा वायरस आ सकता है। एक देख लो एशबरी रेलवे कैरेज का, अगर किसी को याद होगा तो अच्छी बात है, बट कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। इसमें पता है एक, इसमें एक चैप्टर का और लिंक आएगा, दैट इज इंटरप्रिटेशन। लास्ट के आपके 2 चैप्टर अदर लॉ में इंक्लूड हुए हैं, जनरल लॉज एक्ट और इंटरप्रिटेशन, जो कि पहला फाइनेंस में होता था। ये दोनों चैप्टर पता नहीं क्यों ऐड किया गया है, बट ऐड किया गया तो पढ़ना पड़ेगा। अब इस केस लॉ के बारे में कुछ बातें अगर किसी को याद आ रही होगी तो शेयर करो, फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ था इस केस लॉ में। थोड़ी भी अगर आपको याद आ रही होगी, मेमोरी बन रही होगी पिछले जन्म की, कुछ कुछ यादें नहीं याद आ रही है, चलो ठीक है, चलो चलो चलो। एशबरी रेलवे जो है ना, इसको लिख लेना, इसको लिखते चलना। कुछ ज्यादा एग्जाम रिलेटेड मैं नहीं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बट आ इसका एक है ना रेफरेंस आ सकता है एग्जाम में, लिखते चलना। अल्ट्रा वायरस का ही है, ठीक है। एशबरी रेलवे कैरेज लिमिटेड, ये था मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ रेलवे वैगन्स। सर रेलवे वैगन्स मतलब सिंपल समझो, रेलवे का कुछ पार्ट, चाहे वो व्हील हो या डब्बा हो रेलवे का, ठीक है। तो वो क्या करता था, मैन्युफैक्चरिंग भी करता था, एज अ ट्रेडर सेल भी करता था। लेकिन क्या सिर्फ करता था, रेलवे वैगन्स, ठीक है, रेलवे का पार्ट्स मान लो। ये एशबरी रेलवे कैरेज करता, ठीक है। अब इसके वर्सेस मतलब सामने वाली पार्टी कौन थी, रिची। ये क्या कर, ये कहाँ की पार्टी थी, ये बेल्जियम की थी, ठीक है। ये क्या करती थी, रेलवे ट्रैक बनाती थी, ठीक है। एक क्या कर रहा है, एक रेल बना रहा है, सिंपल रेल का डिब्बा उब्बा क्रिएट कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, रेलवे ट्रैक बना रहा है, ठीक है। ट्रैक सही है, चलो ठीक है, चलो समझाते चलता हूं। ये लिखे है ना, केस समझ लो बस। ये केस लॉ का डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में थोड़ा मोड़ा, क्योंकि अल्ट्रा वायरस का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे एक फाइनल का इंटरप्रिटेशन चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट और आने वाला है इसी केस लॉ में। अब एक बात बताओ, रिची क्या है ना, रिची को ट्रैक लगाना था, ठीक है। अब इसको चाहिए था, मान लो एग्जाम्पल, मान लो 50 करोड़ रुपये चाहिए था फाइनेंस करने वाला कोई, ठीक है। किसको, रिच, ठीक है। रिची को क्या चाहिए था, रेलवे ट्रैक बनाता था, इसको 50 करोड़ क्या चाहिए था, फाइनेंस चाहिए था, कि जहां पे रेलवे ट्रैक बनाने के यूज कर सके। तो इसने किसको कन्विंस किया, इसने इसको कन्विंस किया, दैट इज एशबरी। इसने एशबरी को कन्फ्रेंस, ठीक है। अब क्या एशबरी दे सकता है फाइनेंस, नहीं दे सकता है, ठीक है। बट इसके डायरेक्टर ने क्या किया, सुन लो, ये लिखना, ठीक है। इसके डायरेक्टर ने क्या किया, 50 करोड़ का लोन चाहिए था, ठीक है। हाँ, फाइनेंस चाहिए था, रिची को फाइनेंस चाहिए था, ट्रैक लगाना था, बेचारे पास पैसा नहीं था। एशबरी अच्छी कंपनी थी, उसको बोला कि 50, एग्जाम्पल है, ठीक है, लिमिट लिख मत देना, एग्जाम्पल 10 करोड़ लिख सकते हो, 20 करोड़ लिख दो, लिमिट है। इसको फाइनेंस चाहिए था, एग्जाम्पल सिर्फ फाइनेंस चाहिए था, मैंने लिख दिया 50 करोड़, ठीक है। अब ये गया एशबरी के पास, बोला कि भाई तुम मेरे को ना 50 करोड़ रुपीज का फाइनेंस कर दो। अब उसके डायरेक्टर ने फाइनेंस कर दिया, मतलब फाइनेंस दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब सुनो, अब इसके शेयर होल्डर्स आएंगे, किसके, शेयर होल्डर्स ऑफ एशबरी, ठीक है। अब इसके शेयर होल्डर्स ने एशबरी के शेयर होल्डर्स आए और क्या चिल्लाए, किस पे चिल्लाए, डायरेक्टर्स पे।
कि भाई तुमने एमओए में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज था, हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज था मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ रेलवे वैगन्स, तुमने क्या कर दिया, फाइनेंस कर दिया। अब भाई शेयर होल्डर्स ऑफ एशबरी यार, इन्होंने क्या किया, डायरेक्टर को सुनाया और डायरेक्टर को बोला कि जाके रिची को बोल दो कि हम कोई फाइनेंस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्टर को बोल दो कि ठीक है फाइनेंस नहीं होने वाला। ठीक है, समझते जाओ, फाइनेंस नहीं होने वाला। अब रिची क्या करेगा, रिची के तो भाई आज सपनों पे पानी फिर गया, उसको 50 लाख का 50 करोड़ का लोन मिलने वाला था, सब कुछ डील हो गया था, ट्रैक वालों से बात हो गया, ट्रैक लगाना है, ये लगाना है। अब डायरेक्टर ने तो पहले हाँ बोल दिया, डायरेक्टर ने पहले फाइनेंस करने के लिए बोल दिया कि हाँ फाइनेंस कर देंगे। शेयर होल्डर्स ने बाद में आके एशबरी के डायरेक्टर को सुना दिया। ठीक है, अब डायरेक्टर बोलता है कि रिची को फोन करो, बताओ कि हम फाइनेंस नहीं करने वाले। अब रिची क्या करेगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बोल दिया, क्या हो गया, कहाँ चला गया भाई, लाइट छोड़ो भाई, ये तो चला गया, गुम हो गया, क्लास रोकेंगे नहीं लेकिन। ठीक है, चलो हटाओ। रिची ने क्या बोला कि भाई अब मेरे को फाइनेंस चाहिए चाहिए चाहिए, एशबरी ने क्या बोला, हम फाइनेंस नहीं देने वाले। अब रिची क्या करेगा, रिची नहीं करेगा, रिची क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, रिची चला गया कोर्ट में। अब ठीक है, अब सुनो, रिची हाँ इरिटेट होके क्या हुआ, फाइल्ड अ केस टू एशबरी, उसके आगे तुम लिखते रहना। ठीक है, ठीक है, रिची क्या कर दिया, केस कर दिया किसके खिलाफ, एशबरी, क्योंकि नहीं कुछ जाता था भाई, तो यहाँ पे रेलवे एशबरी कैरेज वर्सेस रिची होता ही नहीं कभी, शांत होकर बैठ जाता। तो ऋषि को भी ईगो हर्ट हो गया ना, कि पहले तुम बोलते हो कि हम 40 लाख का 50 लाख का 50 करोड़ का लोन देंगे, बाद में बोलते हो कि शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया, तो हम ऐसे थोड़ी ना अभी बैठे पड़े, हमने बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमारा लॉस होने वाला है, सप्लायर को बोल दिया हमने कि ट्रैक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब रिची ने क्या कर दिया, फाइल केस कर दिया, जो केस का नाम क्या हो गया, एशबरी कैरेज लिमिटेड वर्सेस रिची। अब देखो, कोर्ट बैठा, बेंचेस लगे, रिची को बुलाया गया कि भाई तुमने किस बेसिस पे यहाँ पे केस किया है। तो रिची ने पता क्या बोला, सुनो, रिची ने इसका एमओए निकाला, रिची ने एमओए निकाला और एमओए में एक वर्डिंग लिखी थी, सुनो, ठीक है, एमओए में एशबरी के एमओए में वर्डिंग थी, सेल मेक, इस वर्ड के बेसिस पे लगा था, रेलवे प्रोडक्ट्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, सिंपल केस फाइल किया, रिची को बुलाया गया, रिची से पूछा गया भाई किस किस बेसिस पे फाइल किया, तो रिची ने क्या बोला कि एमओए में था एशबरी के कि सेल मेक रेलवे प्रोडक्ट्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या था, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स था। अब भाई रिची ने बोल दिया कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या हो गया, फाइनेंस हो गया, तुम्हें फाइनेंस का पैसा देना पड़ेगा। अब क्या बताओ, ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट सही बोला रिची ने, क्या रिची जीत जाएगा यहाँ पे, क्यों, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, पता क्या, तुम लोग नाम बोल पाओगे बताना मेरे से, एजुजडम जनरसिस। मैं 3 वर्ड, चलो मैं ना सबके साथ खेलता था ये चीज, ठीक है, जो भी बाहर से ना ज्ञान देता था ना, मैं बोलता मैं 3 वर्ड बोलूंगा, वो 3 वर्ड मेरे साथ रिपीट करना, अगर रिपीट कर लोगे तो सही में मान लूंगा तुम लॉक पढ़ लोगे फाइनल का अच्छे से। एजुजडम जनरसिस, कॉन्ट्रोपोनिया एक्सपोशियो, नॉस्क्यूटर असोसिस, लगता है ना हैरी पॉटर का नाम सारा, जो वो बोलता था घुमा के। ये तीनों ना इंटरप्रिटेशन अदर लॉ में ना 10 नंबर का पेपर आता है इसी से, ये तीनों वर्ड तुम्हें वहां मिलेंगे, तो ये तीनों वर्ड सीख लो, अच्छा खासा ज्ञान दे सकते हो। बड़े बड़े लोगों को मैंने बोला कि ये 3 वर्ड रिपीट कर दिखाओ, मैं तुमसे जो बोलोगे वो बेट हार जाऊंगा, कभी रिपीट नहीं हुआ आज तक। मैं लगता है 100 लोगों से मैं बोला हूँ कि मैं 3 वर्ड बोलूंगा, वो 3 वर्ड रिपीट करो, आज तक नहीं बोल पाया उन्होंने। एजुजडम जनरसिस, कॉन्ट्रोपोनिया एक्सपोसियो, नॉस्क्यूटर असोसिस, ट्राई करना, ठीक है। अदर लॉ का 10 नंबर का पेपर आता है, इंटरप्रिटेशन का इसी सबसे आता है, ये सब इंटरप्रिटेशन है, लॉ को कैसे पढ़ा जाता है। अब सुनो, रिची ने क्या क्वेश्चन उठाया कि आपके जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स डाला हुआ है अपने अपने एमओए में, आपने सेल मैक रेलवे प्रोडक्ट डाला है और जनरल कॉन्ट्रैक्ट डाला है, और रिची ने बोला इस जनरल कॉन्ट्रैक्ट में फाइनेंस भी आ सकता है। ठीक है, ये किसने बोला, रिची ने बोला, किस बेसिस पे, इस जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। अब मेरे को एक चीज बताना, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं, लायन, टाइगर,
पैंथर डॉट 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 डॉट, ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें, डॉग, काउ, चीता। क्यों चीता? क्यों चीता? सेम मिल रहा है ना, इसीलिए। तो बाद में लॉ ने बोला कि हम यहाँ पे यूज करेंगे एडजस्टम जनरसिस। एडजस्टम जनरसिस का मतलब होता है जहां पे ईटीसी वर्ड यूज करते हैं ना, तो हम ये चेक करते हैं कि प्रीवियस वाले वर्डिंग किस फ्लो में जा रहे हैं। अब आपने डॉग क्यों नहीं बोला यहाँ पे? क्योंकि आपको पता था लायन वाइल्ड एनिमल, टाइगर वाइल्ड, पैंथर वाइल्ड, तो यहाँ पे डॉग काउ तो होगा नहीं, तो ये चीता होगा। तो एडजस्टम जनरसिस यही बोलता है। जैसे जैसे ना एक वर्ड आएगा स्केल, इरेजर, पेंसिल, और ऑप्शन नहीं जाएगा पेन, बुक, तो मिलता जुलता क्या लग रहा है? पेन मिल रहा है। तो यहां पे लॉ ने बोला कि भाई हम यूज करने वाले हैं एडजस्टम जनरसिस, जो कि डिनोट करता है कि पीछे वाले वर्ड किस फ्लो में जा रहे हैं। जैसे यहां पे जनरल कॉन्ट्रैक्ट आया ना, तो रिची ने बोल दिया कि इसका मतलब फाइनेंस भी हो सकता है, तो नहीं, यहां पे लिख दिया सेल, मेक, रेलवे प्रोडक्ट्स, तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में भी आएगा रेलवे प्रोडक्ट रिलेटेड, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ, रिची लॉस द केस, ठीक है। तो यहां पे दो चीज मिला हमें, क्या मिला? वर्ड बोलना कौन सा था? एडजस्टम जनरसिस, ठीक है, जो कि इसका ईजे है, हाँ, एडजस्टम जनरसिस, ठीक है। तो इसका याद रखना, कभी भी ऐसा कुछ एग्जांपल आए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि लिंक करता है कि प्रीवियस वाले वर्ड से लिंक करता है हमें। तो लॉ को पढ़ने का ये तरीका है। कॉन्ट्रपोनिया एक्सपोजर भी बताएगा, वो बहुत कुछ वर्ड है यहाँ पे, आगे अदर लॉ का चैप्टर है ये, ठीक है। तो ये लिख लो पहले, AEJUSDEMGENERISS, ठीक है, RIS, एडजस्टम जनरसिस। हार गया ऋषि, हार गया ना। कहां पे? कहा? उसके रेलवे बनाने का, सेल और मेक पे, वो ट्रैक का थोड़ी ना था फाइनेंस करने का उसका। मेन यहां पे इसने बोला ना कि फाइनेंस के लिए था, वो तो रेलवे प्रोडक्ट रिची बना रहा था ना, इसका रेलवे प्रोडक्ट कहां बना रहा था, वो इसका ट्रैक कहां बन रहा था? इसने मेन मुद्दा उठाया फाइनेंस का। उसने ये थोड़ी बोला मैं तुम्हें रेलवे प्रोडक्ट बना के दूंगा, इसने बोला मैं तुम्हें फाइनेंस दूंगा। फाइनेंस कहां से आ गया यहाँ पे? अगर इसने बोलता कि हाँ, अगर एसबरी बोलता कि मैं तुम्हारे लिए रेलवे प्रोडक्ट बनाऊंगा, तब हाँ कह सकते थोड़ा मोड़ा लिख रहा कि हाँ रेलवे से लिंक कर रहा है, बट उसने क्या बोला, मैं तुम्हें फाइनेंस दूंगा, तो फाइनेंस तो यहाँ पे आया ही नहीं ना अदर प्रोडक्ट्स में। तो ये फाइनेंस का चक्कर था यहाँ पे। तो रिची ने समझ लिया कि इसका मतलब फाइनेंस भी हो सकता है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई भी जनरल कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंस बोल लो, एजुकेशन बोल लो, फ्रूट्स बेच रहा है जो बोल लो, नहीं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट का कहीं भी लिखा रहा है, या मान लो ईटीसी लिखा रहा है, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं, डॉक्ट्राइन यूज करते हैं एडजस्टम जनरसिस, जो कि ये डोनेट करता है कि प्रीवियस वाले वर्ड्स क्या लिखे हुए। जैसे यहाँ पे लायन, टाइगर, पैंथर, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है चीता आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते काउ, ठीक है। तो ये क्या होता है, एडजस्टम जनरसिस। तो यहाँ पे क्या हुआ रिची, लॉस द केस बिकॉज ऑफ अल्ट्रा वायरस, क्योंकि उसके एमओए में ऑब्जेक्ट था ही नहीं। रिची दिमाग लगा रहा था, लॉ को चैलेंज कर रहा था, पर उसे पता नहीं कि अदर लॉ में ये वर्ड है एडजस्टम जनरसिस। ये वर्डिंग चल रहा है, इंटरप्रिटेशन कैसे लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, बहुत जगह कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, कैसे लॉ को इंटरप्रेट करते हैं वो हमारे चैप्टर में ही है। अदर लॉ में 10-8 नंबर का पेपर आता है इससे, इंटरप्रिटेशन से। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो ये सब सिद्धांतें हैं कि कैसे क्या यूज करना है, हमें वर्ड को कैसे पकड़ना है, कैसे पढ़ा जाता है। अब एक जगह क्या हुआ, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये क्या हुआ ना, ट्रैफिक रूल तोड़ने पे लिखा हुआ था कि ही में इम्पोज अ पेनल्टी, उस पर ना इम्पोज हो सकता है पेनल्टी ऑफ ₹1 लाख। तो एक लड़की आई, उसने ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, बोला कि यहाँ पे ही लिखा हुआ है, मैं तो सी हूं। तो हाँ ये है, ये केस लॉ है, रियल में केस लॉ है। तब लॉ में ना वहां पे इंटरप्रिटेशन चैप्टर में लिखा गया कि ही रीड विथ सी, तो जहां पे ही लिखा रहा है ना, तो वहां पे माना जाता है कि शी भी होगा वहां पर, ठीक है। तो ये सब इंटरप्रिटेशन में है। हाँ, तो ये लड़की बोली कि यार मैंने तो लिखा ही हुआ नहीं है सी यहाँ पे, मैं क्यों पेनल्टी दूंगी यहाँ पे। तो ये सब इंटरप्रिटेशन चैप्टर में है। हाँ, लॉ का मैं भी कंफ्यूज होता था। तो ये कौन सा सिद्धांत हुआ, अल्ट्रा वायरस। दो अल्ट्रा वायरस देखा हमने, इंट्रा वायरस भी देखा। क्या होता है, जब एमओए में जाके काम हो बट कुछ बियॉन्ड पावर चले, डायरेक्टर उसके अपने लिमिट्स आगे पावर यूज करते हैं, तो शेयर होल्डर्स को रेटिफाई करने का जो पावर मिलता है ना, उसको इंट्रा वायरस करते हैं। या एमओए तक पावर है, बट एमओए से तुमने आगे बढ़ के काम कर दिया ना कुछ, तब तो ना तो शेयर होल्डर पास पावर है, ना तो डायरेक्टर पावर्स है, उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायरस, प्योर अल्ट्रा वायरस। जैसे सेकंड केस में यहाँ पे प्योर अल्ट्रा वायरस हुआ था, ठीक है, फाइनेंस उसका नहीं था। इसमें हमने एडजस्टम जनरसिस भी देखा, ठीक है।
अब एक थोड़ा कंस्ट्रक्टिव नोटिस ना सिंपल में डिनोट कर, कंस्ट्रक्टिव में ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिंपल डिनोट करते सुनो, मेरा क्वेश्चन साफ है। रिची ने, समझ लो ठीक है, बोला ऐशबरी को एमओए दिखाओ। क्या एमओए, अब ऐशबरी ने बोला हम नहीं दिखाएंगे, तो मतलब देखो हमने क्या बोला कि उसका ऑब्जेक्ट लॉस पढ़ने के लिए हमें उसको जानना तो पड़ेगा ना एमओए क्या क्या नहीं है। अब रिची ने बोला कि उसको एमओए दिखाओ अपना, अब वो बोला कि हम अपना एमओए नहीं दिखाएंगे। अब उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब बताओ क्या करेगा वो रिची, क्या करेगा, सू करेगा, ठीक है। और क्यों नहीं कर सकता, देखो एक बात मैंने क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे, एमओए में क्या पता चलता है हमें, ऑब्जेक्ट क्लॉज पता चलता है उसका, ठीक है। अब एक बात सुनो यहाँ पे ना, सिंपल से एक सिद्धांत सुनो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, मतलब सिंपल सी बात है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, अगर वो उसने बोला नहीं भी दिखाएंगे ना, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता, मान लो कि रिची बोलता ऐशबरी को कि अपना एमओए दिखाओ, वो बोलता कि हम अपना एमओए नहीं दिखाएंगे, बोलता कोई बात नहीं हम तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फाइनेंस का 50 करोड़ का, बाद में जाके पता चला कि उसके एमओए में कुछ लिखा ही नहीं था, तो ये नहीं बोल सकता कि वो उसने एमओए नहीं दिखाया, क्योंकि देयर आर सम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो कि 100 रुपया देके आप खुद देख सकते हो, आरओसी पे देख सकते हो, या मान लो कहीं भी देख सकते हो, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स लाइक एमओए एओए, तो आप ये नहीं बोल सकते कि उसने अपना एमओए नहीं दिखाया। यू मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क यू हैव डन, ठीक है, तुमने जो काम किया ना उसके रिस्पॉन्सिबल तुम ही रहोगे, तो ये नहीं बाद में हम उठा सकते कि भाई उसने अपना पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। अब इसका हाँ ये हो सकता था, ये बोलता कि अपना इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को दिखाओ, तब जाके हम आगे पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, बट यहाँ पे वही सिद्धांत आता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना ही जान लो कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो सामने वाला पार्टी ही होता है, कि उसको देख के डालना है, अगर वो बोल दे कि नहीं दिखाएंगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। तो ये किसको सेफ गार्ड देता है, कंपनी को, क्यों, कंपनी को देता है, क्यों, क्योंकि ऑब्लिगेशन नहीं है। मान लो कोई हमसे आगे पूछेगा, मेरी कोई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो बोलेगा मेरे को अपना एमओए दिखाओ, मैं बोला नहीं दिखा रहा, बोला कोई बात नहीं मैं तुमसे 40 करोड़ का फाइनेंस का बिजनेस कर रहा हूं, मैं कर ले बाद में देख लेंगे, बाद में पता चला कि मेरे एमओए में ना था ही नहीं फाइनेंस का, तो वो कंपनी मेरे पे सू नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं ना जो इजीली अवेलेबल है, तो तुम जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, ड्यू डिलिजेंस तुम अपना करो, तुम आके खुद चेक करो, 100 रुपए लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा निकलेंस में तुम ये नहीं केस कर सकते कि मैं तुम्हें नहीं दिखाया इस बेस पे केस करेंगे, तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये हमेशा किसको सेफ गार्ड करता है, जैसे अभी एग्जांपल में क्या हुआ, रिची और एग्जांपल यही ले लो, रिची वाला केस में किसको सेफ गार्ड किया इसने, ऐशबरी को, क्योंकि रिची ने क्या बोला ऐशबरी को अपना एमओए दिखाओ, ऐशबरी ने क्या बोला हम नहीं दिखा रहे हैं, रिची फिर भी बोला कि 50 करोड़ का आप पे फाइनेंस का वो कर रहे डील कर रहे हैं, बाद में जाके ये नहीं बोल सकता रिची कि उसने अपना एमओए और एओए नहीं दिखाया, क्योंकि क्या ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है जो इजीली अवेलेबल होते हैं, इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ज्यादा डीप में जाने जरूरत नहीं है, डीप में जाने जाता है अल्ट्रावायलेट जो हमने अच्छे से देख लिया। कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको सेफ गार्ड करता है, बस याद रखना, सेफ गार्ड टू कंपनी, लिख लो ये भी। ठीक है, अब एक है ना लास्ट चार लेंगे, क्रक्स लिख लो आराम से, पेज पे लिखवा देता हूं, एग्जाम में आ गया तो इतना भी लिख लोगे चल जाएगा, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इसका लिख लो, 4 पॉइंट लिखवा देता हूँ, ये 2 पॉइंट आराम से लिखवा लेता हूँ। क्वेश्चन आता है, अल्ट्रा वायरस मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 सिद्धांतों में। क्या हुआ, हाँ ये सारे ऑब्जेक्ट क्लॉज के ही पार्ट है, दिखाया देखो ना, अल्ट्रा वायरस भी तो ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिंक कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी कहीं ना कहीं एक तरह से ऑब्जेक्ट क्लॉज से लिंक कर रहा है, क्योंकि फाइनेंस दे रहा है, बस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए उसने, ठीक है। तो ये सब नोट कर लो थोड़ा, ठीक है। वॉट एवर नॉट स्टेटेड इन object clause, whatever not stated in object clause of MOA is ultra virus। इंट्रा वायरस क्या था, हाँ ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में रख के किया गया है बस उसको रेटिफाई शेयर होल्डर्स कर सकते थे। अल्ट्रा वायरस क्या हो गया, जो भाई स्टार्टिंग से ही क्या है वॉइड चलेगा, वॉइड एंड इश्यू टाइप का ये, ठीक है।
अल्ट्रा वायरस एक्ट इज void. Members can't ratify. ये सारे पॉइंट समझ चुके हैं हम लोग. मेंबर्स उसको रेटिफाई नहीं कर सकते जो प्योर अल्ट्रा वायरस होता है, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज के आगे जाके वर्क कर रहा है. लिख लिया सबने? चलो. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. पर्सन dealing with company पर्सन डीलिंग विद कंपनी प्रिज्यूम टू बी नोट व्हाट स्टेटेड इन ऑब्जेक्ट क्लॉज. जो भी डील कर रहा है वो माना जाता है पहले से, तो उसे पता है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या क्या लिखा गया. सिंपल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहा है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आया होगा ये. तो रेलवे ऐश बड़ी का याद हो गया और सबको समझ ही आ गया होगा, इजीली था, सब प्रॉपर देखा हमने. क्या था एक बार फिर से रिवाइज करवाना. रेलवे ऐश बड़ी का मेन मुद्दा क्या था, उसमें क्या हुआ था. सारा गेम उसमें जनरल कॉन्ट्रैक्ट का था. ठीक है, रिची को लगा कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट में फाइनेंस आ सकता है, जो कि इजोजम जेनेसिस बोला कि वो प्रीवियस होते हुए वर्ड को देखते हुए फाइनेंस कुछ नहीं दिख रहा है दूर दूर तक. अगर वो रिची बोलता ना ऐशबरी कि मैं तुम्हारे लिए रेलवे ट्रैक बना के देता, तब हो सकता था कहीं ना कहीं रेलवे रिलेटेड था. बट यहाँ मुद्दा क्या था, फाइनेंस का था. क्वेश्चन अच्छा था कि मुद्दा फाइनेंस का आया था यहाँ पे. बट अगर बोलता कि मैं तुम्हें रेलवे ट्रैक बना के देता तो कहीं ना कहीं ये हो जाता, फिर सू कर सकता था. ठीक है, तो फाइनेंस के लिए था. एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर काम किया, इसलिए वो पूरा अल्ट्रा वायरस हो गया. इंटरवाइज देखा हमने अच्छे से. 6 क्लॉजेस ऑफ एमओए क्या थे. नेम, सब्सक्राइब, शेयर. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में हमने 2-3 सिद्धांत देखा. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो कि एज्यूम प्रिज्यूम होता था कि जो भी ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा हुआ है, जो पर्सन डील करने वाला है, दैट इज थर्ड आउटसाइडर. ठीक है, उसको पहले से क्या हो, नॉलेज है. ठीक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट का पहले से नॉलेज है. बाद में ये नहीं बोल सकता कि हमने पढ़ा नहीं है पब्लिक डॉक्यूमेंट, सॉरी ये वो दिस दैट. लॉ में ऐसा नहीं चलता है. ठीक है, सेक्शन 4 सही से कर लिया हमने. सेक्शन 4 में ज्यादा बातें नहीं थी, यही बातें थी. अब सेक्शन 5 करते हैं, और मेरा टारगेट है सेक्शन 6 तक करने का. आज 2 घंटे हो, 3 घंटा हो. क्या हुआ? अच्छा, क्लासेस के बाद है. अच्छा, कितने बजे तक, कितने बजे क्लासेस के बाद, मतलब टाइम क्या है इसके बाद क्लास का, बता दो, मैं उसी हिसाब से बाउंड्री लेके चलूंगा. चलो पढ़ते, छोड़ो ना, इसमें क्या देखना है मैं. हाँ, हेवी लगे तो बता देना फिर, क्योंकि 1-2 सेक्शन तो रोज करना ही पड़ेगा. मैं 148 तक है. देखो स्टार्टिंग में मैं सच बता रहा हूँ, 50 टू 70 सेक्शन तक है ना, थोड़ा टफ लगेगा. उसके बाद है ना प्योर मक्खन है ये. 70 के बाद जब पब्लिक वो चालू होंगे, पब्लिक डिपॉजिट चालू होंगे, रजिस्टर ऑफ चार्ज होंगे, मीटिंग चालू होगा, तो ये सब इजीली हो जाता है. ऑडिटर चैप्टर तो और इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में. ऑडिटर क्या क्या कर सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है. स्टार्टिंग के 15 लेक्चर्स बहुत टफ होते हैं. ठीक है, एओ स्टार्ट करें. टाइम भी कहाँ हुआ ज़्यादा, 1 ही बजा, 1 घंटा हुआ है. अब 1 घंटा और चलेगा. स्टार्ट करो भाई. अरे एओए थोड़ा तो कर लेते हैं, एओए के बारे में ज़्यादा नहीं करेंगे. इसके एओए के साथ करेंगे, एओ के लास्ट में करेंगे. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. ठीक है, करें कि नहीं करें. अरे थोड़ा सा कर लेते हैं. देखो पीछे हाँ आ रहा है, आगे हाँ आ रहा है. अरे थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं. 10 मिनट कर लेते हैं, 10 मिनट कर लेते हैं. ठीक है, यार सेक्शन 5 तो करना जरूरी है. एओए क्या होता है, जोश कम हो गया पहले से, स्टार्टिंग से.
इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो कि इंटरनल पर्पस के लिए होता है। एमओए क्या होता है, आउटसाइडर्स के लिए होता है। एओए क्या होता है, कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स, कंपनी के अंदर जो भी है उनके लिए बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है उनके लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कंपनी के दायरे में कैसे रख के काम करोगे, इसके अंदर एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आएगा इंट्रेंचमेंट का, ठीक है। अभी अभी हाल फिलहाल में 2 साल पहले ऐड किया गया था इंट्रेंचमेंट का, अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। तो एओए क्या होता है, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां पे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, ठीक है। सुनो, रूल्स रेगुलेशन ऑफ कंपनी। अब सुनो, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, पावर ऑफ डायरेक्टर। जैसे हमने अभी देखा जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में कि 5 लाख तक क्या था, डायरेक्टर के पास पावर था, 5 लाख के ऊपर क्या था, शेयर होल्डर्स पर रेटिफिकेशन का चला जाना चाहिए। तो ये एओए होता है। एओए में आपके पावर्स को है ना फिक्स किया जाता है एज अ कंपनी के अंदर, और एओए डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कोई कंपनी चाहती तो वहां पे 4 लाख तक कर सकती थी, जैसे हमने जस्ट प्रीवियस एग्जांपल देखा था इंट्रा वायरस अल्ट्रा वायरस वाले में केस में, कि 7.5 लाख तक डीड किया, कॉन्ट्रैक्ट किया था डायरेक्टर ने, जो कि 5 लाख तक उसके हाथ में पावर था कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, बट 5 लाख के ऊपर किसके पास था, शेयर होल्डर्स पास रेटिफिकेशन का पावर था। तो ये जो पावर्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं, एओए का पार्ट होते हैं, एओए में फिक्स होते हैं। कंपनी में ऑडिट करने जाओगे ना तो यही सब पावर होता है कि 50 लाख तक एमडी साइन करेगा, 50 लाख के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है तो मैनेजर साइन करेगा। तो ये सब इंटरनल रूल रेगुलेशंस बनते हैं ना, ये सब एओए में लिखा जाता है। एमओए में कुछ ऐसा नहीं लिखा था, बाहर वालों को चिल्ला के नहीं बताएंगे अपने बारे में कि हम ऐसे करें, अदरवाइज क्या हो सकता है, हमारा कोर कॉम्पिटेंसी छिना सकता है, लेके चल जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए हम अपना इंटरनल कॉम्पिटेंसी अपने पास ही रखते हैं एओए में डाल के। अब ये बोलो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में दिख जाता है तो दिख जाता है, क्या कर सकते हैं, बट कोशिश करते हैं कि लोग एमओई पढ़ के बाहर वाले समझा दें। अब देखो, पावर डायरेक्टर हो गया, मान लो सेकंड क्या हो गया, मीटिंग। मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले दिया था, कोई आइडिया, ठीक है। सुन लो, अभी पढ़ेंगे इसके प्रॉपर है, 21 डेज पहले। क्या कहना, एनुअल जनरल मीटिंग। मान लो कि आज से 21 दिन बाद मीटिंग है, तो 21 दिन कम से कम पहले है ना हमें नोटिस देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। ये नहीं बोल सकते कि आज कॉल कर दिए कि भाई आज शाम में मीटिंग होने वाली है, आओगे मीटिंग में, तो दैट्स नॉट फेयर। क्या पता वो बंदा कहाँ पे हो, क्या हो। तो 21 दिन का मिनिमम टाइम दिया जाता है, कम से कम 21 दिन पहले नोटिस सबको जाना चाहिए। 21 दिन से कम नहीं दे सकते, अदरवाइज शॉर्ट एंड नोटिस का कंसेप्ट आता है। तो ये सब क्या एमओए में लिखा जाता है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सिंपल समझते जाओ। ये डिराइव करता है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू। अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, इट इज इंट्रेंचमेंट। पहले ये लिखो, इंटरनल्स रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स। एग्जांपल हो गया पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि हमने पिछले एग्जांपल में अल्ट्रा वायरस में देखा था। कंपनी में कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, सारा एओए में लिखा जाता है। पढ़ाएंगे, इंट्रेंचमेंट बताता हूँ क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रेंचमेंट से। अगर एओए में क्वेश्चन आया तो इंट्रेंचमेंट रिलेटेड ही आ सकता है। अब सबको नींद आने लगा लग रहा है ना, 2 बार तुम्हें तुम्हें देख लिया। ज़्यादा नहीं, इंट्रेंचमेंट समझा देता हूँ फिर बंद कर दूंगा मैं। चलो, ये देखो मैं सही बता रहा हूँ, सेक्शन 5 में सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रेंचमेंट है। ये क्या होता है ये पढ़ते हैं पहले हम। क्या हुआ, मोर स्ट्रिक्टर, या मान लो मोर सेफ गार्ड टू द कंपनी। सेफ गार्ड कर लो, ऊपर करके और लिख भी उस वर्ड किस कर लो, एक सेकेंड। मोर सेफ गार्ड मैं बोल रहा हूँ, लिखते ना, मेकिंग द लॉ मोर स्ट्रिक्टर और मोर सेफ गार्ड टू द कंपनी बाई इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बताता हूँ इंट्रेंचमेंट मतलब क्या होता है, बताता हूँ आराम से। अब किसी ने मेरे से पूछा था ना कि एमओए में कैसे हम ड्राफ्ट करेंगे, एमओए में कैसे जाता है, क्या जाता है। सबके पास फोन तो होगा, नेट भी होगा, मैं नेट में शेयर करता हूँ टेबल, ठीक है, देखना पहले।
देखो चला गया, ठीक है, देखना पहले, फिर पढ़ते हैं इस बारे में। ठीक है, पहले देखो फिर मैं लिखते रहो, तुम लोग देख लो पहले। सारा आंसर पता चल जाएगा, तुम लिखते देखते रहो। स्टडी मैट में दिया हुआ भी है। लिखना भी है, पहले देख लो पहले एक बार। बता रहा हूँ, उसमें बहुत कुछ है, पहले इसमें मतलब देख लो पहले, उसके आराम से देखते हैं। देखो दिख रहा है उसमें कुछ, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई। टेबल ए में क्या लिखा हुआ है? बी में क्या लिखा हुआ है? सी में अनलिमिटेड। ठीक है, अब सुनो, सबने देख लिया। देखो सबसे पहले एक एमसीक्यू याद रखना, ये सारे फॉर्म्स कहाँ दिए हुए हैं? ठीक है, टोटल 7 शेड्यूल्स है कंपनीज एक्ट में। ये सारे पहला शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? एमओए के जितने फॉर्म्स है ना। अब देखो क्वेश्चन दिमाग में हमारे ये आता था कि एमओए और एओ की ड्राफ्टिंग होनी कैसे है, तो लॉ ने ना पहले ही फिक्स कर दिया कि तुम शेड्यूल 1 में जाके टेबल पता कर लेना। टेबल ए टू ई होता है एमओए के लिए, और टेबल एफ टू जे होता है एओए के लिए। दोनों में 5-5 है। अब कंपनी जब बनाते हैं ना, तो मैंने एक बार स्टार्टिंग बताया था, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो कि रूल्स में बोला कि आप 1 रुपया से भी कंपनी को बना सकते हो, या तो अभी कैपिटल नहीं भी लगाए हो तो भी कंपनी इंकॉर्पोरेट हो सकती है, क्योंकि मिनिमम कैपिटल कुछ बताया नहीं है। तो कंपनी 2 टाइप से इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मतलब एक, या तो आप शेयर कैपिटल लगा दो, ठीक है, मान लो तुमने 1 लाख रुपया लगा दिया, ठीक है, सुनते जाओ, या मान लो तुमने शेयर कैपिटल नहीं लगाया, क्योंकि कंपनी बनाने समय क्या लिखा होता है? एज मे बी प्रेस्क्राइब। तुम चाहो तो 0 रुपीज से भी कंपनी बना सकते हो अपनी, ठीक है। तो इसमें ही तुमने जो 5 टेबल्स मैंने दिया है ना, उसमें लिखा होगा लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी बनेगी शेयर्स कैपिटल से, या गारंटी शेयर कैपिटल है तो नहीं है गारंटी। एक बार देखो, पढ़ो एक बार, देखो उसमें, देखो मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको। देखो टेबल नंबर ए में क्या लिखा हुआ है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब कंपनी ऐसे बनी है जहां पे शेयर्स है। सेकंड में क्या लिखा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी ने शेयर कैपिटल नहीं लगाया अपने पैसे में, गारंटी दिया हुआ है, 0 रुपीज से स्टार्ट कर रहा है कंपनी। सी में क्या लिखा हुआ है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी ने, हो सकता है कंपनी जब बनाई होगी तो कंपनी ने अपना शेयर कैपिटल प्रेस्क्राइब कर दिया होगा, चाहे वो 50,000 हो, 40,000 हो, उसके ऊपर से गारंटी दिया होगा कंपनी ने। तो ये तीनों 5 चीज हो सकती है। मैंने क्या बोला वहां पे? साफ लिखा था एज मे बी प्रेस्क्राइब। तुम चाहो तो विदाउट एनी शेयर कैपिटल लगा के भी कंपनी को बना सकते हो। तुम्हें पहले डिसाइड करना है तुम्हारी कंपनी कैसी है। मान लो तुम्हारी कंपनी में कोई शेयर कैपिटल नहीं लगा है, ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा? टेबल में देख के बताना, टेबल देख के बताओ, ए टू ई में कौन सा टेबल आएगा? मान लो शेयर कैपिटल नहीं लगा और कंपनी गारंटी दे रही है, टेबल बी आएगा। तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी कंपनी टेबल बी वाली है, तो तुम शेड्यूल 1 में जाओगे और टेबल बी डाउनलोड कर लोगे। इसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए सेम है। देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देखो टेबल ए टू लेके ई तक क्या है? एमओए के लिए, और एफ टू लेके जे तक है एओए के लिए। एओए में तुम्हें कौन सा टेबल दिख रहा है? कंपनी शेयर कैपिटल लगाई है और गारंटी टेबल नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। तो हमें पता चल गया बी और एच, तो हम एमओए डाउनलोड कर लेंगे शेड्यूल 1 से बी के लिए, और एच डाउनलोड कर लेंगे एओए के लिए। तो ये सारा पहले से प्रिस्क्राइब्ड है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें एमओए एओए ड्राफ्टिंग करने के लिए। तो हमें बस पहले पता लगाना है हमारी कंपनी कौन सी है। जैसे इसमें टेबल ए में क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, शेयर्स वाली कंपनी है, तो ए टेबल ए डाउनलोड होगा, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में टेबल एफ डाउनलोड होगा, दोनों में शेयर्स वाली है। या मान लो कंपनी अनलिमिटेड है, टेबल ई में देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल लगाया होगा उसने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी होगा, और कंपनी अनलिमिटेड है, तो हमें टेबल नंबर ई डाउनलोड करना है एमओए के लिए, और टेबल नंबर जे डाउनलोड करना है एओए के लिए। तो पहले पता करना हमारी कंपनी कौन सी है। तुमने कंपनी बनाई, तुम्हें पता होगा ना, गारंटी बाय कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, कैपिटल लगाया है कि नहीं लगाया है, 0 रुपया है तो नॉट कैपिटल लगाया, कोई कैपिटल नहीं है। तो जब आइडिया हो जाएगा ना, उसी हिसाब से ए और एमओए ड्राफ्ट कर लेना। ड्राफ्ट कुछ नहीं करना, यही डाउनलोड कर लेना अपना। एमओए में तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो नहीं सकेगा ज्यादा, आगे देखेंगे अल्टर होता है, बट एओए में एडिशनल ऐड कर सकते हो तुम इसमें।
तो पहले मेन डाउनलोड करना सीखना होगा। पहले ड्राफ्टिंग में इशू आता था, पहले पहले क्या होता ना, 4 से पहले खुद से ड्राफ्ट करना पड़ता था पूरा, कि हमारा अंदर का इंटरनल रूल्स रेगुलेशन क्या है, ये बातें हम इंटर कर रहे हैं, ये बातें हटा रहे हैं। अब क्या होता है, ऑलरेडी सब बना हुआ है। शेड्यूल 1 में जाना है, टेबल ए टू ई एमओए के लिए, 5 एमओए के लिए हो गया, 5 एओए के लिए हो गया। पता कर लो तुम्हारी कंपनी कौन सी है, डाउनलोड कर लो, टेबल बी डाउनलोड कर लो, टेबल सी डाउनलोड कर लो, इधर टेबल एफ डाउनलोड करो, टेबल जी डाउनलोड कर लो, दोनों को डाउनलोड करके स्पाइस फॉर्म में फिल कर दो फिर, तो ईजी हो गया पहले से। तो एमसीक्यू आ सकता है, टेबल ई टू ई किसके लिए, एमओए के लिए 5 बातें, और टेबल एफ टू जे किसके लिए, 5 बातें। सिंपल सी बात है, 5 एओए के लिए बातें होगी, 5 एमओए के लिए बातें होगी। ये सारा कहां दिया हुआ है, शेड्यूल 1 में दिया हुआ है, ठीक है। दैट्स इजी, ज्यादा हार्ड नहीं है। पहले बहुत हार्ड होता था, पहले है ना आर्टिकल में सब है ना बैठ के पूरा टाइपिंग वाइपिंग करते थे। आगे बढ़े, नहीं बढ़े, छोड़ दे। सर ये चीज याद करने, क्या हुआ, ये चीज याद करने। हाँ 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 हाँ, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एमओए और ड्राफ्टिंग प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 1 से डाउनलोड करके हम एमओए और ड्राफ्टिंग करते हैं। मेरे को अभी से 1 साल पहले तभी भी इशू आता था, इसमें समझ नहीं आता था, अब समझ आता है कि ऐसे ऐसे चलता है ये। इसको इतना ही रहने दे, पक्का। चलो ठीक है, बंद करते हैं फिर क्लास आज की। लिख लो, हाँ बताओ। आज की क्लास यहीं पे। हाँ यहीं तक है। एंट्रेंचमेंट बताएंगे, क्या हुआ, एंट्रेंचमेंट एंट्रेचमेंट कल, कल इसको आगे कर देंगे, क्योंकि एंट्रेचमेंट समझाने के लिए कम से कम 40-45 मिनट चाहिए, प्रॉपर 40 मिनट तो कम से मिनिमम चाहिए एंट्रेचमेंट समझाने के लिए। और क्वेश्चन ज़्यादा चांस है एओए के एंट्रेचमेंट से आने के चांसेस हाई रहते हैं। और एमसीक्यू के लिए याद रखना, शेड्यूल 1 और 5 बातें एमओए की, टेबल ए टू टेबल ई में है। देख लिया, समझ लिया कैसे ड्राफ्टिंग होती है, हमने ये भी देख लिया कि ईजिली अब तो ड्राफ्ट करना एमओए एओए की। डाउनलोड करके तुम्हें पता करना है तुम्हारी कंपनी कौन सी है, गारंटी क्या है, डाउनलोड करो। अगर एओ में एडिशन करना है तो एडिशन कर सकते हो, अपना ए इंटरनल रूल से क्वेश्चन लगा सकते हो, वो तुम्हें ऑलरेडी पहले से प्री फिल मिलेगा, मतलब पहले से फॉर्मेट मिल जाएगा तुम्हें, शेड्यूल्स 1 में जाके फॉर्म आएगा उसमें टेबल में। हो गया, चलो थैंक यू।